Hello everyone, I Arvind Pediwal. Welcome you all again on your YouTube channel Pedi Classes. 12th क्लास के सीरीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने में हमने 4 लेक्चर कर लिए हैं। आज 5वीं क्लास लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। और अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है, उसकी क्या अच्छी अच्छी बातें होती हैं और एक डिवाइस जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि किसी मैटर पे, किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं। और उसके बाद हमने मेथड ऑफ चार्जिंग भी पढ़ लिए थे तीनों। अब अभी तक जो पढ़ा है उसमें 2-4 छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू डिसाइड अबाउट कंडक्टर एंड इंसुलेटर बाय इलेक्ट्रोस्कोप। यानी आपको डिसाइड लास्ट क्लास में ये समझ लिया था कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है और उसके अंदर कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तो मैं अगेन जल्दी से बता देता हूँ। कंडक्टर वो होते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर पाए जाते हैं या जिनसे चार्ज फ्लो होता है, और इंसुलेटर वो होते हैं जिनसे चार्ज फ्लो नहीं होता है। अब आपके सामने प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से आपको ये पता करना है कि कंडक्टर है या इंसुलेटर है। कोई भी एक पार्टिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, इट कुड बी कंडक्टर और इंसुलेटर। इलेक्ट्रोस्कोप से आप कैसे फ्लो करोगे या कैसे पता करोगे वो हम चर्चा करते हैं। तो ध्यान दें एक बार। इसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हमें 2 इलेक्ट्रोस्कोप की जरूरी पड़ेगी। जो प्रैक्टिकल आपको मैंने दिखाया था वैसे 2 डिवाइस आपको जरूरी है लेना। कैसे करोगे मैं बताता हूं। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोस्कोप है, आपने बनाया और दूसरे वाला भी यहाँ पे पास में रखा हुआ है। दोनों इलेक्ट्रोस्कोप हैं। अब आपको क्या करना है, ये इलेक्ट्रोस्कोप 1 है E1 और ये है E2। इसको फिर आपको डिजाइन करना है और यहाँ पे आपके सामने 2, चाहे वो फॉइल पेपर की लीफ हो या फिर गोल्डन लीफ हो, और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, सेम का सेम इलेक्ट्रोस्कोप है लेकिन 2 है दूसरा। और यहाँ भी ये दोनों कनेक्ट हैं। और इसकी जो मैं ऊपर वाली घुंडी है इसको मैं यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ। ये इलेक्ट्रोस्कोप 1 है और 2 है। आपको चेक करना है कि वेदर दिया गया, जैसे मान लो ये मार्कर चेक करते हैं इंसुलेटर है या कंडक्टर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही प्रैक्टिकल करेंगे। यानी स्टार्टिंग में ये दोनों पत्तियां एक दूसरे के पास रुकी हुई हैं, यानी चिपी हुई हैं एक साथ। और जैसे ही आप किसी भी ऐसी बॉडी को लेके आओ, जैसे उस प्रैक्टिकल में हमने कोम को किया था, कंघे को किया था, तो उसको न्यूज़पेपर पे रब करके लेके आओ। और जैसे ही उस कोम को आप क्या करोगे, यहाँ पे टच करोगे, तो हमें पता है अगर इसको मैं रगड़ के लेके आया हूँ यानी रब करके लेके आया हूँ, तो वो चार्ज यहाँ से होता हुआ और कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा और पत्तियां क्या हो जाएंगी, चौड़ी हो जाएंगी। यानी इस बॉडी पे चार्ज है। तो पहले स्टेप क्या है, आपको दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रोस्कोप सेलेक्ट करना है और उसके वो चीज यहाँ पे टच करनी है जिसपे चार्ज है। यानी आपको चार्ज का पता होना चाहिए, या फिर बोलूं तो इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज देना पड़ेगा। चार्ज देने के बाद में पत्तियां फैल गई, ठीक है, यहां तक आप कर चुके हो। अब आपको पता करना है कि ये मार्कर कंडक्टर है या इंसुलेटर, यानी चालक है या अचालक। तो आपको क्या करना है, मान लेते हैं इसको आप किसी भी हैंडल से पकड़े, लेकिन सीधा नहीं पकड़े, यानी प्लास्टिक या लकड़ी का कोई भी इसके पास गुटका होना चाहिए, उसको यहाँ पे टच करके फिर पकड़े, ताकि अगर ये कंडक्टर है और अगर मेरी बॉडी भी कंडक्टर है, मैंने टच कर लिया, तो वो चार्ज कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में, धरती में चला जाएगा। इसलिए बेहतर ऑप्शन है कि इसके कोई रबड़ का गुटका या प्लास्टिक की पकड़ के, कोई भी चीज होल्ड करके हम इसको पकड़ें। और मैं क्या कर रहा हूं, इसका मुझे चेक करना है कंडक्टर या इंसुलेटर। तो इस वाले कोने को मैं यहाँ पे टच करूंगा और इस वाले कोने को मैं यहाँ पे टच करूंगा। अगर ये कंडक्टर हुआ, तो ये वाली जो पत्तियां हैं ये तो थोड़ी सी सिकुड़ेंगी, ये थोड़ी सी क्या आएंगी, नजदीक आएंगी एक दूसरे से, और ये एक दूसरे से क्या जाएंगी, दूर जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैं पहले से ही जानता हूं अगर ये कंडक्टर है तो इससे चार्ज फ्लो होगा, और ऑलरेडी इस इलेक्ट्रोस्कोप को मैं चार्ज दे चुका हूं, और ये बॉडी क्या है, अनचार्ज है। और मेथड ऑफ चार्जिंग में हमने पढ़ा था, कॉन्टैक्ट के अंदर, एक बॉडी चार्ज एक अनचार्ज। तो एक से चार्ज होता हुआ दूसरे में जाएगा अगर वो कंडक्टर है, चालक है। तो अगर ये पेन चालक हुआ तो दोनों का जैसे ही मैं संपर्क करूंगा, इससे कुछ चार्ज उठ के इधर से होते हुए और कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा, और पत्तियां क्या हो जाएंगी, चौड़ी हो जाएंगी, क्योंकि दोनों पत्तियों पे सेम आवेश आ जाएगा। अगर ऐसा होता है, यानी पहले वाली पत्तियां चौड़ी हैं, दूसरे वाली एकदम चिपकी हुई थी, और ये टच करने पर ये तो सिकुड़ती हैं और ये क्या होती हैं, चौड़ी होती है, इसका मतलब ये बॉडी क्या है, कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि चार्ज यहां से उठ के इधर चला गया, और ये कंडक्टर में ही ऐसा हो पाता है। दूसरा,
अगर आपने, मैं दूसरी चीज लेता हूं, मान लेते हैं हाँ ये पेन है, इसको चेक करते हैं, दूसरी बॉडी ये है, और अगर ये क्या है, इंसुलेटर है, यानी इससे चार्ज फ्लो नहीं होता है, तो अगर मैं इन दोनों को टच करूंगा, इसको और इसको वही प्रोसेस है, पहले चार्ज करना पड़ेगा। तो अगर ये इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर तो सर वो चीज होती है जिससे चार्ज नहीं जाता है अंदर से, तो इंसुलेटर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे चार्ज उठेगा ही नहीं, तो इधर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और इधर जिस हिसाब से पत्तियां चौड़ी थी वैसी की वैसी रहेंगी, लेकिन इस साइड पत्तियां क्या हो जाएंगी, जैसी चिपकी हुई थी वैसी रहेंगी। किसके केस में, इंसुलेटर के केस में। तो अगर आपको पता करना है कि दी गई बॉडी इंसुलेटर है या कंडक्टर है, तो आपको क्या करना, दो इलेक्ट्रोस्कोप की जरूरी पड़ेगी। एक को पहले आप चार्ज करके पत्तियां चौड़ी कर लो, पत्तियां चौड़ी होने के बाद में उसकी जो ऊपर वाला जो घुंडी है और दूसरे वाली घुंडी, उन दोनों को जिस चीज को चेक करना है उससे टच करवा दो, और अगर वो इधर वाली भी चौड़ी हो जाती है चिपकी हुई, तो वो कंडक्टर है, और नहीं होती है तो इंसुलेटर। बहुत सिंपल है, खत्म। दूसरा, हाउ टू नो अबाउट नेचर ऑफ चार्ज बाय इलेक्ट्रोस्कोप। अब क्वेश्चन ये है कि आपकी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, यानी धनावेश है या ऋणावेश, ये आपको पता करना है किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से। तो इसके लिए आपको पहली रिक्वायरमेंट ये है कि एक इलेक्ट्रोस्कोप चाहिए, इस बार दो नहीं चाहिए। ठीक, कैसे? पहला कंडीशन है, कंडीशन ये है कि सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज देना है, लेकिन वो चार्ज आपको पता होना चाहिए। मतलब ये है कि आप इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज, जैसे मैं इसको सबसे पहले कंघी इसके साथ टच करता हूं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि कंघी पे पॉजिटिव था या नेगेटिव था। ये चार्ज मुझे पहले पता होना चाहिए, ये शर्त है इसकी, अदरवाइज आप पता नहीं कर पाओगे। अच्छा, इसका मतलब है, शर्त ये है कि आपको, मान लेते हैं मेरे को इस मार्कर पे चार्ज चेक करना है कि इस पे धनावेश है या ऋणावेश है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक बार टच नहीं करूंगा, मैं कोई दूसरी चीज लेके आऊंगा, और उसको मैं, जैसे मैं कंघी को लेके आऊंगा, उसको अखबार में रगड़ता हूं, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, उसको फैला देता हूँ पत्तियों को। लेकिन उस समय मुझे ये पता होना चाहिए कि जो चार्ज यहाँ पे आया वो पॉजिटिव आया था या नेगेटिव आया था कंघी पे, ये पता होना चाहिए। मान लेते हैं कंघी को जब मैंने रगड़ा तो इस इलेक्ट्रोस्कोप के पॉजिटिव चार्ज आया, जो भी हो सकता है, मैंने मान लिया पॉजिटिव आया, और ये पत्तियां फैल गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस मार्कर पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव, इसका पता करना है। क्योंकि मैं जानता हूं पहले से कि इस पे मैं पहले धनावेश दे चुका हूं, तो अब मैं क्या करूंगा, इस मार्कर को जो कि चार्ज है, आवेशित है, इसको मैं टच करूंगा। अब आप ध्यान से सोचो, दो केस हो सकते हैं। पहला तो पत्तियां और ज्यादा चौड़ी हो सकती हैं, और दूसरा जितनी चौड़ी हो चुकी थी कंघी को करने के बाद में, उससे सिकुड़ सकती हैं। दोनों केस पॉसिबल है। अब अगर वो ज्यादा चौड़ी होती हैं पहले से जितनी, तो मैं ऐसा समझूंगा कि यार पहले इस पे चार्ज था तो ये चौड़ी हो गई, और जितना ज्यादा चार्ज आता है उतनी ज्यादा चौड़ी हो जाती है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज दिया तो ये इतनी चौड़ी थी दोनों, अब ये और ज्यादा चौड़ी हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज दे रखा था और वैसा का वैसा चार्ज और आया होगा, तभी तो ये ज्यादा चौड़ी हुई है। अब अगर इसकी जगह आप नेगेटिव चार्ज होता इस मार्कर पे, तो ये पत्तियां फैलने की बजाय क्या करती, सिकुड़ती। क्यों? क्योंकि प्लस वाले चार्ज पे जब अगर मार्कर का नेगेटिव चार्ज आता, तो ओवरऑल जो चार्ज था, जो आवेश था, वो यहाँ पे कम हो जाता। यानी कम होने का मतलब पत्तियों पे भी चार्ज क्या हो जाता, कम हो जाता। जब चार्ज कम हो जाता तो ये पत्तियां नजदीक आ जाती। क्यों? क्योंकि जब चार्ज नहीं होता है तो एकदम चिपी रहती हैं, और अगर चार्ज क्या हो गया, उस पर ज्यादा हो गया तो वो फैलेंगी। तो इसका मतलब अगर मेरी पत्तियां ज्यादा चौड़ी हो रही हैं तो इसका मतलब सेम चार्ज था, और अगर पत्तियां मेरी जितनी चौड़ी थी उससे सिकुड़ी हैं तो मतलब उस पर अपोजिट चार्ज था जो पहले दिया था। इसीलिए ये बहुत जरूरी है आपका जानना कि जब इलेक्ट्रोस्कोप से आप चार्ज की नेचर पता करोगे, यानी प्रकृति पता करोगे, तो पहले जो चार्ज आप दोगे उस चार्ज की नेचर तुझे पता होनी चाहिए। मैं मान लेता हूं पॉजिटिव दूं या नेगेटिव, और बाद की शर्त सेम है। आपने मान लो पॉजिटिव दिया, और आपने जिस बॉडी को टच करना था, यानी चेक करना था, उसको टच किया, ध्यान में क्या दिया था, पॉजिटिव, तो टच किया तो और ज्यादा चौड़ी होगी, तो जो दिया था ना वही चार्ज है उस बॉडी पे भी, क्योंकि सेम चार्ज है, तभी तो ज्यादा दूर हुई। अब आप मान लो आपने तो पॉजिटिव दिया, लेकिन जो चीज आप चेक करनी थी वो टच किया, तो पत्तियां सिकुड़ी, इसका मतलब पत्तियां नजदीक आई हैं, इसका मतलब उसका अपोजिट चार्ज है। तो शायद आप समझ पाए होंगे दो क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्कोप से चार्ज की नेचर कैसे पता करते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोस्कोप से हम
ये कैसे पता करेंगे कि बॉडी कंडक्टर है या इंसुलेटर है? थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाई इंसुलेटर रॉड इज यूज्ड इन चार्जिंग मेथड। जब आपको पता होगा, जब मैंने मेथड ऑफ चार्जिंग में आपको मेथड चार्जिंग बाय कंडक्शन यानी कांटेक्ट बताया था और चार्जिंग बाय इंडक्शन बताया था, तो जो हमारे स्पेयर था उस स्पेयर को मैंने बोला था कि आपको इंसुलेटर बॉक्स पे या फिर एक डब्बे पे ये रोड जो थी उसको इंसुलेटर बोला था मैंने, इस पे क्या होना चाहिए, आपको खड़ा करना चाहिए। कारण था, ये पूछा है क्यों, अगर आपने इसको चार्ज दिया और अगर ये ग्राउंड के या धरती के डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो वो चार्ज इधर से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, धरती के अंदर चला जाएगा। ये चीज फिर क्या रहेगी, हमेशा न्यूट्रल रहेगी, उदासीन रहेगी। तो वी यूज इंसुलेटर रोड व्हाइल चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन बिकॉज वी डोंट वांट दिस चार्ज लेट गो इनटू द ग्राउंड। हम नहीं चाहते कि वो धरती में चला जाए, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने लास्ट क्लास खत्म करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था कि मैंने आपको चार्जिंग बाय इंडक्शन बता चुका हूं और उसमें आप ध्यान रहे इस सेक्शन के अंदर या इस क्लास के अंदर मैं तेज बोल रहा हूं क्योंकि पिछली 4 क्लासें हमने बहुत धीरे की हैं। आई होप आप लोग फ्लो में धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे कि क्यों हम तेज बोल रहे हैं, जरूरी है। दूसरा, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था दैट वाज कि अगर 2 स्पेयर है मेरे पास और इनको मैं क्या कर रहा हूं, चार्ज करना है मुझे, दोनों क्या है, अनचार्ज है स्टार्टिंग में, दोनों अनचार्ज स्टार्टिंग में, ये है S1 ये है S2, स्पेयर 1 यानी गोला 1 और गोला 2। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमने क्या देखा था, हम उस एक चार्ज बॉडी को क्या करते हैं, इसके पास लेके आते हैं, इसके पास लेके आते हैं जिससे इस पे चार्ज आता है। चूंकि ये प्लस है तो अट्रैक्ट करेगा इसके नेगेटिव को, पॉजिटिव इधर आता था, फिर हम नेगेटिव वाले को ग्राउंडेड कर देते थे और वो धरती के अंदर चला जाता था, फिर इसको हटा लेते थे। लेकिन इस बार क्वेश्चन है कि आप अगर 2 गोलों को चार्जिंग बाय इंडक्शन करना है, या इसको एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकता है, क्या आप बिना ग्राउंडेड किए या बिना ग्राउंडिंग वायर जो भू संपर्कित होता है उस मेथड को यूज किए बिना क्या आप 2 गोलों को इंडक्शन मेथड से, प्रेरण जिसे बोलते हैं इंडक्शन प्रेरण मेथड से, क्या आप उनको चार्ज कर सकते हो? ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको हम करने जा रहे हैं। ध्यान से देखें, मैंने 2 स्पेयर लिए हैं, बराबर के स्पेयर लिए हैं और दोनों को मुझे क्या करना है, चार्ज करना बाय इंडक्शन। मेथड देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने पॉजिटिव रोड को क्या किया है, एक चार्ज बॉडी है चार्ज्ड, उसको मैं इसके पास लेके आ रहा हूँ, टच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इंडक्शन यूज करना है, प्रेरण यूज करना है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, मैं जानता हूँ ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये दोनों इंसुलेटर रोड है तो चार्ज नीचे फ्लो नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कंडक्टर है तो पॉजिटिव नेगेटिव की भरमार है। हाँ सर, भरमार है और एकदम खुले तरीके से घूम रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इसलिए नेट चार्ज 0 आ रहा है। मुझे तो चार्ज लाना है। ठीक है, कैसे लेके आएंगे, ध्यान से देख, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव को क्या करेगा रे, ये सर अट्रैक्ट करेगा। हाँ बिल्कुल, तो इसका पॉजिटिव इससे दूर भागेगा, वो इधर चला जाएगा। इतना तो सर हमने पहले सीख लिया था। हाँ, प्रोसेस वही है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। क्या है, अब इसका पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव को खींचेगा तो इसका नेगेटिव क्या आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। एक इंटरमीडिएट स्टेप है जो एक्चुअली में दिखाई नहीं देती है, फिर होती नहीं है, बट फिर मैं बता रहा हूं। दूसरा क्या, इधर सर पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, ये क्या है सर, ये तो सर कांटेक्ट है। क्या है, कांटेक्ट, ये तो संपर्क है सर दोनों का, बिल्कुल संपर्क जरूरी है। अच्छा, संपर्क है तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के पास रुका हुआ है, दोनों को न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज मतलब इसका पॉजिटिव जितना आता है उतना ही नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, दोनों आपस में कांटेक्ट में है। यानी अगर दूर होते तो कूद के नहीं जा सकते थे, अब दोनों एक दूसरे से मिलके नेट चार्ज यहाँ वाला क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये कुछ ऐसा ही है जैसा आपने ग्राउंडेड वाले मेथड में किया था, वहां पे ग्राउंड में चला जाता था, यहाँ पे ग्राउंड में न जाके वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, इस अरेंजमेंट को, ये जो अरेंजमेंट है इसको क्या करेगा, थोड़ा सा दूर करेंगे। थोड़ा सा दूर मतलब अभी कॉन्टेक्ट में थोड़ा सा दूर, देखो मैं इसी में कर रहा हूँ, आप ध्यान दें, थोड़ा सा दूर कर रहा हूँ मैं, दोनों का फिगर फिर से क्या बना रहा हूँ, अलग से बना रहा हूँ। तो ये वाला स्पेयर यहाँ और ये वाला स्पेयर क्या कर दिया, यहाँ कर दिया। अब भी ये कंडीशन रहेगी, अब भी ये कंडीशन रहेगी, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अब मैं जूम करके दिखा रहा हूँ बट बहुत थोड़ा सा नजदीक है। अब क्या करेंगे, इस वाली को
कौन सी वाली को? इस वाली चार्ज बॉडी को क्या कर देंगे हम? दूर हटा देंगे। इसको क्या कर लेंगे? दूर कर देंगे। दूर कर देंगे तो ये जो चार्ज है नेगेटिव और ये क्या है? पॉजिटिव। ये क्या है? नेगेटिव और ये क्या है? पॉजिटिव। तो अब इधर कंसंट्रेट न करके क्या करेगा? ये इसमें बराबर फैलने की कोशिश करेगा। इसमें बराबर फैलने की कोशिश करेगा तो ये मान लेता हूँ बराबर दिखाने के लिए, एक माइनस इधर, एक माइनस इधर, एक माइनस इधर और एक माइनस इधर। तो ये वाला प्लस जो होगा ये भी बराबर तरीके से क्या करेगा? पूरा फैल जाएगा। और अब इनको कांटेक्ट में तो है नहीं तो क्या नहीं कर सकते? न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, दूर दूर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन ऑफ टू स्पेयर विदाउट यूजिंग ग्राउंडेड वायर, ये तरीका था। क्लियर है? तो अभी तक आप मेथड ऑफ चार्जिंग समझ पाए होंगे, बहुत अच्छी बात है। अब देखो कई बार एक क्वेश्चन और आता है, मैं आपको और एक करवाता हूँ क्वेश्चन। हालांकि उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है नेक्स्ट चैप्टर से रिलेट करता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ, एक क्वेश्चन करता हूँ आपके लिए। क्या है? ध्यान से देख, एक स्फीयर है आर रेडियस का और एक और स्फीयर है आर रेडियस का, ठीक, दोनों सेम है। इस पे चार्ज है 10 कूलम, इस पे, और इस पे चार्ज है -2 कूलम। प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें आप। The question is that एक स्फीयर है आर रेडियस का 10 कूलम प्लस में, उस पे -2 है, दोनों को टच कर दिया, या फिर बोल दो कंडक्टिंग वायर से क्या कर दिया मैंने? टच कर दिया, और बाद में क्या कर दिया? दूर कर दिया, यानी हटा दिया। यानी मैंने उनको ऐसे समझ लो, दोनों को टच कर दिया फिर दूर कर दिया। तो आपका क्वेश्चन है कि दोनों को टच करने से पहले 10 कूलम प्लस का -2 का नेगेटिव चार्ज था, टच कर दिया आपने, और टच करने के बाद में दूर कर दिया। अब बताओ दोनों पे कितना चार्ज आया? दोनों पे कितना चार्ज आया? कुछ लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कैसे करें, क्या करें। देखो, जब इनको टच किया जाता है, या बोल दो तो कंडक्टिंग वायर से जोड़ा जाता है, टच किया जाता है, तो एक गोले से चार्ज निकलता है, दूसरे में जाता है और जाता रहता है। ऐसा नहीं है कि उससे जाएगा फिर उससे जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। एक किसी दोनों में से एक में जाएगा। अब इसको बोलते हैं पोटेंशियल, एक टर्म आता है, मैं फिर बता रहा हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल इसे विभव बोलते हैं। जब हम किसी भी बॉडी को चार्ज दे देते हैं, इससे जस्ट अगला सेक्शन है, आप बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जब हम किसी बॉडी को चार्ज दे देते हैं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होता है और उसकी वजह से एक फोर्स आता है, और जब जब इस दुनिया में कोई फोर्स आता है तब उस फोर्स के रीजन में अगर कोई बॉडी आती है तो उस पर एनर्जी आती है, और एनर्जी आती है उसी को एक प्रकार का क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। इट इज नॉट एक्चुअली द एनर्जी, इट इज द एनर्जी ऑफ 1 कूलम चार्ज। यानी पोटेंशियल इज जस्ट नथिंग, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी, इट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 कूलम। अगर आपने 1000 कूलम चार्ज रखा, उसकी वजह से अगर आपकी एनर्जी आती है टोटल यू उस रीजन में, तो किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? टोटल 100 कूलम की वजह से अगर एनर्जी कितनी है? यू, तो 1 कूलम की वजह से क्या आएगी सर? इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये U/100 इज व्हाट रे? पोटेंशियल, विभव होता है। इसको बहुत अजीब भाषा में समझाते हैं, बट हम इसको बहुत सिंपल देखेंगे एक बार। तो इसका मतलब पोटेंशियल एक चीज है जो एक क्या है? पर यूनिट चार्ज है, यानी एनर्जी ऑफ पर यूनिट है, पर यूनिट चार्ज है। शब्द ऊपर नीचे हो रहे हैं, यानी पोटेंशियल जो है वो एक चार्ज की एनर्जी है, इतना समझे आप एक बार, ठीक है। अब जैसे पानी जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है, पोटेंशियल का मतलब ऊंचाई समझ लो आप, ठीक है। ऐसे ही चार्ज जो होता है, अगर आपने उसकी हायर पोटेंशियल का मतलब है, सोच लो उसकी एनर्जी ज्यादा, तो एनर्जी भी क्या होती है अपने ज्यादा। जैसे टेम्परेचर के अंदर आपने सोचा होगा, टेम्परेचर के अंदर एनर्जी जो हीट है वो कैसे ट्रांसफर होती है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर का मतलब उसके पास एनर्जी ज्यादा, यानी हीट ज्यादा। तो यही चीज होती है, हायर पोटेंशियल मींस उसके पास एनर्जी ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा कम वाले के पास कम एनर्जी। तो ज्यादा वाले एनर्जी जाएगी किसके पास? कम वाले के पास जाएगी। कब तक जाएगी? जब तक दोनों के बराबर नहीं हो जाते। इसका मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चार्ज बहेगा, फ्लो करेगा। कब तक करेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता है, दोनों की एनर्जी बराबर नहीं हो जाती। यस, इस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हालांकि मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी बता देता है पोटेंशियल क्या होता है, बट इस चैप्टर में हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीजें बाद में आएंगी, नेक्स्ट क्लास में आएंगी, हो सकता है इसी चैप्टर में लास्ट तक हम कर लें। तो पोटेंशियल के लिए क्या होता है, अगर कोई स्फीयर है तो उसका पोटेंशियल होता है V। अगर
उस पे चार्ज आपने Q दिया और उसकी रेडियस R है, तो उसकी सरफेस पे, कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूं, तो उसकी सरफेस पे पोटेंशियल आता है KQ/R, वेयर K इज कांस्टेंट। वी विल स्टडी इट इन नेक्स्ट लेक्चर कि K क्या होता है, बट एक बार समझे आप। और R उसकी रेडियस और Q उसका चार्ज है। तो अगर मैं इस 1 नंबर स्फीयर और इस 2 नंबर स्फीयर का क्या करूं, अगर पोटेंशियल निकालूं, तो V1 आएगा, वो आएगा K tan C/R, और V2 आएगा सर K -2C/ बोलो रे R। दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं है। तो दिख रहा है यहां से ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो मुझे पता है ये तो 10 है और ये -2, इसका मतलब ये ज्यादा है। इसका मतलब एक बात मुझे समझ में आ गई कि यहां से चार्ज इसमें जाएगा, लेकिन कब तक जाएगा, जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाते। क्या चार्ज बराबर नहीं भैया, पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता तब तक। हो सकता है कई केस में आप सोचोगे चार्ज भी बराबर आ जाए, लेकिन ऐसा हो जरूरी नहीं है। तो मान लेते हैं इस पे चार्ज पहले 10 से था, इसमें से कुछ चार्ज मान लो छोटा Q निकला, वो इधर चला गया, ठीक है। और ये चार्ज पूरा बोल रहा हूं मैं, जितना भी चार्ज गया इससे निकला और उसके अंदर चला गया, और ये जाने के बाद में रुका कब, रुका जब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर हो गया। अच्छा, इसका मतलब पहले चार्ज था ये, इसमें से कितना निकला सर, इतना निकला, तो चार्ज बचा कितना इस पे, तो सर इस पे चार्ज बचा 10 - Q। ये चार्ज बचा किस पे, S1 पे, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा था तो इससे चार्ज निकल गया और दूसरे वाले में चला गया, तो Q निकला है, मैंने माना है। अब वही तो मुझे निकालना है, तो 10 - Q, ये चार्ज बचा। अब ये चार्ज बचा, वो चार्ज इस पे पहुंच गया, तो इसका चार्ज कितना आया सर, इसका -2 + Q। इस पे प्लस क्यों लगाया, क्योंकि इसके ऊपर वो चार्ज आया है और उससे वो निकला है। अच्छा, मतलब नया चार्ज जो है वो क्या हुआ, इसके ऊपर तो ये है और इसके ऊपर क्या है, ये। अब कंडीशन याद करो, नया चार्ज का मतलब है अब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया, क्योंकि चार्ज फ्लो होना बंद हो चुका है, तो दोनों का पोटेंशियल बराबर कर दो। सर कर देंगे, देखो कैसे करेंगे, ध्यान दे, इधर करते हैं। हाँ, तो ये चार्ज है, तो K 10 - Q/R इक्वल टू K, इसका पोटेंशियल क्या होगा सर, -2 + Q होगा, अपॉन बोलो R। देख R से R, K से K, तो तेरे पास बचा 10 - Q इक्वल टू -2 + Q, विच इंप्लाइज 2Q इक्वल टू, ये Q इधर गया 2Q, और 10 + 2 दैट इज 12, तो Q इक्वल टू 6 कूलम, Q इक्वल टू 6 कूलम। ये Q क्या आया है, ये वो वैल्यू आई है जो इससे निकल के उसमें गई है। तो यार तू ध्यान से देख, पहले 10 था और Q का बराबर 6 कूलम आया, यानी 6 निकल के चला गया, तो इस पे कितना बचा सर, इस पे 4 कूलम बचा, और इस पे 6 चला गया प्लस का, और पहले से कितना था -2, तो -2 + 6 बराबर कितना 4 कूलम। तो आपने इनको टच करने से पहले +10 इस पे था, -2 इस पे था, टच करके वापस किया तो इस पे 4 आए, इस पे 4 आए। अब आप बोलोगे सर ये तो बराबर होगा, करने की जरूरत क्या थी, लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन करवाया था, लेकिन यहाँ पे तो ध्यान नहीं दे रहा है। ये जो R है ये मैंने सेम ली है, और अगर मैं बोल दूं कि एक गोला कुछ और रेडियस का है, दूसरा कुछ और रेडियस का है, तो भी आप करोगे, तो ऐसा आना जरूरी नहीं है। 4 कूलम दोनों पे आए ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस पे +10 है, इस पे 20 होता, तो क्या पता किसी केस में आ जाए, बट राइट मेथड इज क्या रे, कि दोनों का पोटेंशियल आपको क्या करना है, बराबर करना है। एक बार आप समझ ले पोटेंशियल क्या होता है, 1-2 क्लास के अंदर पोटेंशियल पे आ जाएंगे। तो पोटेंशियल क्या होता है, एक स्फीयर अगर है तो उसका पोटेंशियल होता है KQ/R, where Q is the charge on its surface and R is the radius of that sphere, यानी R तो उस गोले की त्रिज्या है और Q उस पे आवेश है। तो आप क्या करो, पता कर लो कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा इसका, तो आप मर्जी से मान लो, मैंने सोचा कि इससे आवेश निकल के इस पे गया, आप मान लो इससे निकल के गया, तो अगर आंसर माइनस में आता तो आप समझ जाना आपने जो सोचा था वो क्या था, उसका उल्टा था। ठीक है, यहां तक आप समझ पाए होंगे मेथड ऑफ चार्जिंग से किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या मेथड ऑफ चार्जिंग होता है। इसके बाद में हम एक्चुअली क्या करेंगे, चार्ज की कुछ बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज जो हैं उसके ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो मैं जल्दी से इसको एक बार रब करता हूं और वो समझाने की मैं कोशिश करता हूं। यस, अब हम देखेंगे चार्ज की प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 3 प्रॉपर्टी होती हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस यानी आवेश की योज्यता, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आवेश संरक्षण, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और एक साथ में थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी लिखते हैं, चार्ज इज इनवेरिएंट। चौथी प्रॉपर्टी अगर मैं देखना चाहूं तो चार्ज इज इनवेरिएंट। ये चारों प्रॉपर्टी हम देखते हैं क्या है, ध्यान से देखें। पहली प्रॉपर्टी है
एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है इसके अंदर, जैसे आप लोग एल्जेब्रिक सम करते हो, जैसे 1 प्लस माइनस 2 प्लस 3 माइनस 6 प्लस माइनस 3 प्लस 10 इक्वल टू जो चीज भी आप करोगे तो कैसे करोगे, प्लस 3 और प्लस 1 प्लस 4 और 10 14 प्लस 14 और माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 और 2 माइनस 11 एंड रिजल्ट वुड कम्स आउट प्लस 3। और अगर यही मान लो ये भी माइनस का होता तो हमारा आंसर क्या आता, माइनस 10 माइनस 19 माइनस 21 और इसमें से 3 4 और घटा तो हमारा आंसर क्या आता, माइनस में आता। जैसे आप मैथमेटिक्स के अंदर एल्जेब्रिक सम करते हो, छोटे छोटे चीजों को प्लस और माइनस के साथ जोड़ते हो, ऐसा ही कुछ चार्ज के साथ होता है। कैसे कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है, कोई भी बॉडी है मान लेते हैं, यानी सिस्टम बोलूंगा, इस पे चार्ज है प्लस 2q इधर, माइनस 3q इधर, प्लस 5q इधर, माइनस 7q प्लस 20q। और अगर मैं बोलूँ यार इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, मान लेते हैं इस हिस्से पे ये है और इस हिस्से पे ये है, इस हिस्से पे ये, इस पे ये, इस पे ये, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चार्ज टोटल कितना है इस बॉडी पे, तो आप कैसे बताओगे? इनको आप बिल्कुल आंख बंद करके, जैसे आप ये चीजें ऐड किए हो वैसे के वैसे आप इनको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो मैं देखो इसको ऐड करने की कोशिश करता हूँ, प्लस 2q माइनस 3q प्लस 20q माइनस 7q प्लस 5q, इन सबको आप ऐड करोगे तो पता है प्लस वाला ऐड करो 25 और 2 27 प्लस q हो गए और माइनस 10q, आंसर वुड कम्स आउट प्लस 17q। ये है इस बॉडी पे टोटल चार्ज। यानी आपको क्या करना है, किसी बॉडी का अगर टोटल चार्ज निकालना है और उसके अलग अलग हिस्से में अगर ऐसे या सिस्टम के रूप में दिया हुआ है अलग अलग चार्ज, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, तो सिंपली उसका क्या करना है, एल्जेब्रिक सम करना है। इसमें कोई वेक्टर वगैरह नहीं ध्यान रखना है, डायरेक्शन वगैरह कोई लोचा नहीं है। तो आप सीधा आप इनको क्या करोगे, ऐड करोगे, जैसे आप छोटी छोटी गणित की कुछ प्रॉब्लम्स को क्या करते हो, ऐड करते हो या सोल्व करते हो। दूसरा एक और चीज अगर मैं बताऊं, आप शायद कुछ स्मार्ट लोग पहले समझ चुके होंगे, एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि मैं जानता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जितना होता है उतना ही एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है, लेकिन वो प्लस होता है और वो माइनस होता है। अब अगर मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E और प्रोटॉन पे भी चार्ज E होता है, लेकिन वो प्लस माइनस E करते हैं। तो अगर आपके पास इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो Ne है, तो इलेक्ट्रॉनों का टोटल चार्ज कितना हुआ? सर टोटल चार्ज हुआ, इसको हम माइनस ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो आप। और प्रोटॉन कितने हैं? सर Np है, तो टोटल प्रोटॉन का चार्ज कितना हुआ? इसको भी तो सर प्लस ई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और टोटल एटम का चार्ज कितना हुआ? सर ऐड कर दो। तो आंसर क्या आया? आंसर आया Npe माइनस Ne और E, या फिर बोल दो तो E इसमें कॉमन आ गया, तो क्या आया Np माइनस क्या Ne। ये इस बॉडी पे क्या आ गया, एटम पे क्या आ गया, टोटल चार्ज आ गया। ठीक कुछ मैंने ऐसा ही यहाँ किया है। जैसे एटम जो है अपने आप में एक सिस्टम है, उसके अंदर अलग अलग पार्टिकल हैं, उनका चार्ज कितना था, ये प्रोटॉन का था, ये इलेक्ट्रॉन का था, मैंने ऐड कर दिया बिना कुछ डायरेक्शन का लोचा की। ये भी एक प्रकार का सिस्टम है। तो इसका मतलब क्या है, किसी बॉडी पे अगर आपको नेट चार्ज निकालना है तो उसके पॉजिटिव चार्ज को ऐड कर लो, नेगेटिव को ऐड कर लो, सारों को जोड़ लो और उनको एल्जेब्रिक सम कर दो आप, उनका जो आंसर है वही उस बॉडी पे क्या होता है, नेट चार्ज होता है। तो यानी जैसे मैथमेटिक्स के अंदर हम छोटी छोटी चीजें जोड़ते हैं, वैसे ही यहाँ पे चार्जों को क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। इसमें कोई और ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है चार्ज की, इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके अलावा छोटे छोटे इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ऐसे पूछ सकता है, इसके अंदर से ध्यान दे, बोर्ड वालों के लिए ऐसे हो सकता है। ये बॉडी है आपके पास और यहाँ पे दिया हुआ है ये ए बॉडी है और ये पूरा ऐसे दिया हुआ है, तो वो पूछ लेगा बॉडी ए पे चार्ज बताओ टोटल। तो कुछ लोग क्या करेंगे, इन सबको ऐड करने लग जाएंगे। ये प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद में वो इसको और इसको भी, इसके बाहर भी लिखा हुआ कुछ चीजें, इनको भी आप क्या कर लोगे, ऐड करोगे। ऐसा नहीं है, अगर बॉडी ए, ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, अगर इसका चार्ज पूछा है तो आप ऐड करो। 10 और 7 होगा 17 17 और 12 और 3 15, यानी इस पे टोटल चार्ज जो आएगा 17q माइनस 15q, आंसर वुड बी प्लस 2q। कुछ लोग क्या करेंगे, उसके अंदर ये 5q और ऐड कर देंगे और 7q। ऐसा नहीं करना है,
इसको मूर्ख बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बॉडी बना देगा उसके बाहर भी 1-2 कूलम्ब छोड़ देगा, चार्ज छोड़ देगा और पूछ लेगा इस बॉडी पे कितना चार्ज है। तो ध्यान रहे ऐसे ऐसे क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, इससे अलावा और आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, टफ इस पे नहीं पूछ सकता। दूसरी प्रॉपर्टी है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है। ये प्रॉपर्टी ऐसे ही है जैसे एनर्जी कंजर्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एनर्जी को ना तो कभी हम बना सकते ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये बोलती है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। न तो चार्ज आप क्रिएट कर सकते न आप उसको क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को क्या कर सकते हो, आप ट्रांसफर कर सकते हो। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हो। सिर्फ यही प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, चार्ज कंजर्व रहता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं डेली लाइफ के अंदर, या फिर बोलूं तो मैं इसको थोड़ा सा आपको जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं अपने उसके अंदर आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 2-3 इक्वेशन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ जिससे मुझे पता चलेगा कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। जो चीज पहले चार्ज था वही चार्ज बाद में था, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, बट उसको आप जनरेट नहीं कर सकते और जनरेट हुए चार्ज को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो 3-4 इक्वेशन देखते हैं हम इसकी। यस, अब देखते हैं चार्ज कंजर्व कैसे रहता है। देखो पहली इक्वेशन मैंने लिखी है, ये वाली इक्वेशन, ये एक केमिकल इक्वेशन है। कैसे ध्यान से देखें, ये न्यूट्रॉन है और जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 0 बताता है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है और ऊपर बताता है उसका एटॉमिक मास नंबर। क्योंकि न्यूट्रॉन जो है पीरियोडिक टेबल में कोई स्पेस नहीं लेता है, उसका जो एटॉमिक नंबर वो हम 0 मानते हैं, तो 0 and 1। और ये वाला जो एटॉमिक नंबर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पे एटॉमिक नंबर कुछ नहीं, इसका मतलब उसमें कोई प्रोटॉन नहीं है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं, उसका सिर्फ खुद का मास होता है और कुछ नहीं होता है। अब इधर देखो, जब एक न्यूट्रॉन टूटता है इसे बोलते हैं न्यूट्रॉन डीके। तो आप ध्यान से देखो, ये वाली चीज आप समझ लो कि चार्ज है, ये वाली क्या है, चार्ज समझ लो आप, और ये वाला मास नंबर समझ लो। जैसे मास भी क्या होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, उसका कुछ छोटा सा हिस्सा इन वाले रिएक्शंस के अंदर एनर्जी में तब्दील होता है, जो न्यूक्लियर फिजिक्स में आप पढ़ते हो, डेल्टा mc² वाला। तो क्या होता है, इधर चार्ज इस डीके से पहले 0 था, तो इधर चार्ज देखो, इसका चार्ज प्लस और इसका माइनस, आप ऐड करोगे +1 - 1 बराबर कितना आएगा, 0। यानी चार्ज डीके से पहले भी 0 था और बाद में भी क्या था, 0 था। लेकिन इधर किसी बॉडी पे डीके से पहले चार्ज था ही नहीं, लेकिन डीके के बाद में 2 पार्टिकल बने, उस पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये प्रोटॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों का जोड़ेंगे तो चार्ज क्या आएगा, 0। मास की बात करते हो तो देखो 1 + मास 0, ये न्यू लिखा है, ये एक एनर्जी होती है जो डेल्टा mc² के कंपेयर में या उसके बराबर से निकलती है। बाद की बातें हैं, आप सिर्फ इतना समझे। दूसरा, ये प्रोटॉन का डीके है, तो प्रोटॉन का डीके होने से पहले चार्ज कितना था, सर 1 कूलम था। बाद में देखता हूं तो न्यूट्रॉन बना और एक इलेक्ट्रॉन बना, तो इस पे चार्ज क्या रहे, 0। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो सर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन आपको बताता हूँ बीटा पार्टिकल मैंने यहाँ पे लिखा बीटा प्लस और बीटा माइनस। बीटा माइनस जो पार्टिकल होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक बीटा प्लस पार्टिकल होता है जिसपे चार्ज तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का होता है, लेकिन मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का। आज समझ लो कि इलेक्ट्रॉन जैसे 2 पार्टिकल होते हैं, दोनों का मास तो सेम है 9.1 × 10⁻31 kg, बट एक पे चार्ज प्रोटॉन का आता है, एक पे इलेक्ट्रॉन का आता है। तो जिस पे नेगेटिव आता है उसको बोलते हैं बीटा माइनस, जिस पे पॉजिटिव आता है उसको बोलते हैं बीटा प्लस। दूसरी पॉइंट, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं। तो एक्चुअली जब प्रोटॉन का डीके होता है, तो एक न्यूट्रॉन निकलता है और एक पॉजिट्रॉन निकलता है, और चार्ज पहले भी 1 था, बाद में भी 1 आता है, और ये थोड़ी सी एनर्जी निकलती है, जो बोलते हैं प्रोटॉन डीके। नेक्स्ट, कार्बन डीके। पहले चार्ज कितना, सर 6, अब ऐड करो नीचे वाले 5 + 1 6, यानी कोई भी चार्ज का फॉर्मेशन है बोलो तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। और ये वाली चीजें भी आप क्या पा रहे हो, कंफर्म कर पा रहे हो। नेक्स्ट, C614, ये कार्बन के क्या आइसोटोप्स है, समस्थानिक है। तो 6 इधर था, तो इधर देखें तो 7 - 1, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल के आता है, तो 7 इसका है, लेकिन 1 - 1, 7 - 1 = 6।
तो इन 4 एग्जाम्पल से आप समझ पा रहे हो कि चार्ज न तो आप बना सकते ना आप उसको नष्ट कर सकते। चार्ज को आप टुकड़ों में एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर जरूर कर सकते हो। यही मेरी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। तो अभी तक हमने 2 प्रॉपर्टी देखी है चार्ज की। फर्स्ट कि चार्ज कैन बी एडेड एज लाइक एल्जेब्रिक सम। सेकंड की चार्ज जो है वो कंजर्व है, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना आप उसको बना सकते। अगर एक बॉडी पे आगे तो दूसरी बॉडी पे आप ट्रांसफर जरूर कर सकते हो। ये चार्ज की 2 बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हैं। बट इनसे भी ज्यादा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वो हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे और उस प्रॉपर्टी के ऊपर ही समझ लो कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं, मैंने ये वीडियो छोटी इसलिए बनाई है ताकि अगला जो पार्ट है वो प्योरली हम क्वांटाइजेशन पे रखें। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी इसकी चार्ज की प्रॉपर्टी है और उससे बहुत सारे और बहुत अजीब अजीब टाइप के, बहुत ही सिंपल, बहुत टफ क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो अगला प्योरली सेक्शन हम ध्यान रखेंगे चार्ज के क्वांटाइजेशन पे। अगर इस सेक्शन में हम उसको करते हैं तो वीडियो 1 घंटे से ज्यादा लंबी हो सकती है, इसलिए हम इसको यहीं स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चार्ज की जो तीसरी प्रॉपर्टी है और उसमें थोड़ा सा पार्ट वेरिएंट इनवेरिएंट वाला भी लेंगे, उसको हम देखेंगे। उस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, बेसिकली न्यूमेरिकल्स पोर्शन जो स्टार्ट होता है इस सेक्शन का, दैट स्टार्ट फ्रॉम द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो उस पे हम क्या करेंगे, अगली क्लास पे उस पे फोकस करेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक आप पढ़ते रहें और जो चीज़ आप समझ पा रहे उसको नोट भी करते रहें। बाकी टेलीग्राम चैनल को आप जो नीचे आपके पास चल रहा होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे रखा है और नीचे चल भी रहा है आपकी स्क्रीन पे, लिंक भी है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे हमने 3-4 क्लासेस, शायद 4 क्लासेस के नोट्स हमने अवेल करवा दिए हैं। तो जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए वो वापस वहाँ जाके ज्वाइन करें और वो नोट्स हैं PDF फॉर्मेट में जाके अपनी भाषा में बहुत अच्छे लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।